आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी सभी रिडॉक्स रिएक्शन विच टेक प्लेस इन अ सिंगल बीकर, जो एक ही वेसल के अंदर हो जाती हैं, यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों के दोनों एक ही बीकर में हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक बीकर लेता हूँ और इस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट भर देता हूँ और इसके अंदर मैंने एक जिंक रॉड प्लेस कर दी। तो अब इस बीकर के अंदर क्या होने वाला है कि जिंक का ऑक्सीडेशन, यानी Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा रिडक्शन कैसे होगा, तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। तो Cu2 पॉजिटिव आयंस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को हम जरा डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड के अंदर जो जिंक एटम्स हैं वो जिंक आयंस की फॉर्म में इस सॉल्यूशन में चले जाते हैं। अब बचे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद Cu में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये Cu इस रॉड के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू है वो फेड होने लगता है। क्यों फेड होने लगता है? क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन गेट कन्वर्टेड इनटू Cu। इस वजह से धीरे धीरे ब्लू कलर से आपको कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि सिंगल बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। और रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव आयंस का। तो ऐसी सभी रिएक्शंस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, इन रिडॉक्स रिएक्शंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि इन रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज हो जाती है वो वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इन दीज रिएक्शंस केमिकल एनर्जी wasted in the form of heat energy। ठीक है, यानी इस एनर्जी को हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम होती है। अब इसके अपोजिट एक होती है आपकी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेपरेट वेसल। अलग अलग वेसल्स के अंदर होता है, सेपरेट वेसल्स। ठीक है, कैसे? एक डायग्राम से समझाता हूँ कि मान के चलिए मेरे पास 2 बीकर हैं। ये 2 बीकर हो गए। ठीक है, लेफ्ट बीकर और राइट बीकर। लेफ्ट बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर है। राइट वाले को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। क्यों कहते हैं? मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है। मान के चलिए इसके अंदर लेफ्ट वाले बीकर के अंदर मैंने 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर दिया। राइट वाले बीकर के अंदर मैंने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, चलिए फिर मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट वाले बीकर में एक जिंक रॉड मैंने डिप कर दी जिंक सल्फेट के अंदर। राइट वाले बीकर में मैंने कॉपर रॉड डिप कर दी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों रॉड्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, बीच में लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे ये कनेक्टिंग वायर प्लस वोल्ट मीटर, ये हमारा हो जाता है बच्चों एक्सटर्नल सर्किट। दिस इज आवर एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अच्छा, जिस तरीके से हमने दोनों रॉड्स को यानी जिंक और कॉपर रॉड को वायर से कनेक्ट किया है, ऐसे हमें दोनों सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट करना होगा आपस में, और उसके लिए एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब का यूज़ करेंगे हम। दिस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब यहाँ पर जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको हम एनोड बोलेंगे, और ये एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। जबकि जो कॉपर रॉड है उसको हम बोलेंगे कैथोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जबकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होने वाली हैं? रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शंस कैसे होंगी इसके अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनोड पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। कैसे? Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। डायग्राम में हम देख लेते हैं कैसे होना है ये। तो यहाँ जिंक रॉड के अंदर जो जिंक एटम्स हैं वो जिंक आयंस में कन्वर्ट होके इस सॉल्यूशन में ऐड अप होते चले जाएंगे। ठीक है, अब बचे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कॉपर रॉड तक आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, चलिए अब हम रिडक्शन की बात कर लेते हैं, यानी कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पर क्या होगा कि कॉपर सल्फेट्स जो सॉल्यूशन है उसके अंदर Cu2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ये Cu2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक रॉड से आए थे, इनको गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया बच्चों रिडक्शन। ठीक है, डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयंस होंगे और ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Cu में, और ये Cu डिपॉजिट हो जाएगा इस कॉपर रॉड के चारों तरफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिपॉजिटेड कॉपर। तो इस तरीके से कॉपर रॉड थिक होती चली जाएगी, जबकि जिंक रॉड थिन होती चली जाएगी, क्योंकि गलती चली जाएगी जिंक रॉड। क्यों? क्योंकि जिंक एटम जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाती हैं। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेफ्ट बीकर में, क्लियर है, और रिडक्शन हो रहा है राइट बीकर में। तो अलग अलग बीकर में हो रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये हो गया आपका क्या? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके अदर नेम्स भी हैं। वो क्या क्या हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ठीक है, इसको गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे ल्यूगी गैल्वेनाई, ठीक है, उनके नाम पर ये गैल्वेनिक सेल नाम पड़ा। और वोल्टेइक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट थे एलिजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर ये नाम पड़ा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जिंक रॉड से और कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स
का फ्लो हुआ जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो होने की वजह से एक करंट डेवलप हो जाता है I, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन का अपोजिट होती है। ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि बीकर्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई और उन केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी रिलीज हुई और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी डिवाइस होती हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन से रिलीज होने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। किस तरीके से कर देते हैं आप देखिए, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट डेवलप हो गया इस तरीके से। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या देखा था कि लेफ्ट वाले बीकर के अंदर जिंक आयन एड अप होते चले जा रहे हैं, जबकि राइट वाले बीकर के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन Cu की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी लेफ्ट बीकर में तो पॉजिटिव चार्ज एड अप होते चले जा रहे हैं, तो लेफ्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि राइट वाले बीकर में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्जेस का लॉस हो रहा है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का लॉस होने का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज, ये चार्जेस डेवलप हो जाने की वजह से कुछ समय के बाद एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब दिक्कत ये हो गई कि इस करंट की वैल्यू 0 होते ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ देर में काम करना बंद कर देगा। तो अब ज़रूरत है हमें यहाँ से ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं इनको ख़त्म करने के लिए। इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, तो अब आप समझो बच्चों सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। देखिए, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। यहाँ तक आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके आयंस ना तो ZnSO4 से ना CuSO4 से रिएक्ट करें, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इनके अंदर फिल होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, फंक्शन ये है कि अभी मैंने जो बताए थे दोनों सॉल्यूशंस पे चार्ज डेवलप हो गए हैं, तो इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना। तो पहला फंक्शन है टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। और कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि हमारे सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट फिल था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है लेफ्ट बीकर के अंदर, तो यहाँ से नेगेटिव आयन यानी कि NO3 नेगेटिव आयन आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जबकि राइट वाले बीकर में आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से K पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आयन आ जाएंगे, जबकि नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। क्लियर है, पहला फंक्शन समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, तो दूसरा फंक्शन है टू कंप्लीट द सर्किट। टू कंप्लीट द सर्किट, आपको पता है कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुई तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो ये सर्किट को कैसे कंप्लीट करता है, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो जिंक रॉड से और
कॉपर रॉड तक फ्लो हुआ, यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो जिंक रॉड से कॉपर रॉड तक हुआ। तो अब ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुई। पूरी सर्किट कब कंप्लीट होगी? जब हम मान के चलो यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और पी पॉइंट से चल के और पी पॉइंट पर ही वापस आ जाएं तो सर्किट कंप्लीट मानी जाएगी। तो अभी तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अब देखिए कि कॉपर रॉड के बाद सर्किट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी सल्फेट आयन पे आ जाती है, SO4 नेगेटिव पे। SO4 नेगेटिव सॉल्ट ब्रिज में से होता हुआ और दूसरे बीकर में पहुंच जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए कि P पॉइंट से लेके और Q पॉइंट तक तो इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया और उसके बाद Q पॉइंट से चल के और फिर वापस P पॉइंट तक कौन लेके आया? SO4 नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारी ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है। P पॉइंट से Q पॉइंट तक तो पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होके आया, उसके बाद की सर्किट किसने कंप्लीट करी? SO4 नेगेटिव ने। SO4 नेगेटिव सॉल्ट ब्रिज में से होता हुआ इस सर्किट को कंप्लीट कर देता है और इस तरीके से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों फंक्शन समझ में आ गए सॉल्ट ब्रिज के। ये फंक्शन होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज का, टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन एंड टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, इसमें एक डैनियल सेल और आता है। डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल सेल एक्चुअल में सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि एक सबसे बाहर तो कॉपर का कंटेनर होता है, ये सबसे बाहर एक कॉपर का कंटेनर होता है, ठीक है। दिस इज कॉपर कंटेनर, कॉपर वेसल, जो यहाँ पर कैथोड की तरह काम करेगा। और बिल्कुल सेंटर में एक जिंक की रॉड होती है, सेंटर में जिंक की रॉड हो गई, ठीक है। जिंक रॉड यहाँ पर एनोड की तरह काम करता है और जिंक रॉड के चारों तरफ एक पोरस वेसल होता है, पोरस पॉट कह सकते हैं इसको, पोरस पॉट, जो सॉल्ट ब्रिज की तरह वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, इस पोरस पॉट के अंदर जिंक सल्फेट भरा हुआ रहता है, ये हो गया आपका जिंक सल्फेट। और इस पोरस पॉट के बाहर कॉपर सल्फेट भरा हुआ रहता है, कॉपर सल्फेट भरा हुआ रहता है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा डैनियल सेल होता है। अच्छा, यहाँ पर कनेक्शंस भी दे देते हैं, जैसे कि ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, तो इनके बीच में हमने ये वायर से कनेक्शन दे दिया। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है। तो इस तरीके से डैनियल सेल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, ये बस उसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो नेक्स्ट हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो इनको मुझे ऐड करना होगा दोनों को, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हुए, तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारी क्या हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एनोड पर क्या हुआ कि जिंक कन्वर्ट हो गए जिंक आयन में, ठीक है। फिर यहाँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन लिख दी जाएगी। ये तो हो गया हमारा एनोड। फिर
सॉल्ट ब्रिज को हम पैरेलल लाइन से शो कर देंगे, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हमारी बारी आई कैथोड की। कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं और Cu2 पॉजिटिव की यहाँ कंसंट्रेशन लिख देंगे, डेट इज C2। तो ये हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होगा, जबकि करंट का फ्लो उसका अपोजिट होगा। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, रिवर्सिबल सेल्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिवर्सिबल सेल्स, ठीक है, रिवर्सिबल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी सेल रिएक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है बाय अप्लाइंग अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल्स। ठीक है, यानी इनकी जो सेल रिएक्शंस हैं वो हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग अपोजिंग एक्सटर्नल potential greater than EMF of cell। ठीक है, EMF ऑफ सेल क्या होता है, जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्ट मीटर लगाया था ना, तो उसी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है, EMF ऑफ सेल। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया, जैसे डैनियल सेल ही हो गया या अदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गए, वो इसके एग्जांपल हो गए। समझाते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके इस बात को, कि मान के चलिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये हमारी जिंक रॉड हो गई और ये कॉपर रॉड हो गए। ठीक है, दोनों को हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या रहता है, सॉल्ट ब्रिज रहता है, रिवाइज कर सकते हो आप साथ के साथ, और इसके अंदर सॉल्यूशन फिल है। ठीक है ना, तो मान के चलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग 1.1 वोल्ट है, तो ये EMF हो गया, EMF हो गया हमारा 1.1 वोल्ट। क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी सर्किट से मैं एक अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल कनेक्ट कर देता हूँ। और कैसे कनेक्ट करता हूँ इसी सर्किट से, वो ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो मैंने एक यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी और इस बैटरी का जो EMF है वो हमारे 1.1 वोल्ट का क्या करेगा, अपोज करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, डेट इज E एक्सटर्नल। यहाँ पर E एक्सटर्नल का क्या मतलब है बच्चों, E एक्सटर्नल हो गया हमारा अपोजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली क्या देख रहे हो आप कि हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से E एक्सटर्नल को कनेक्ट कर दिया है, यानी अपोजिंग पोटेंशियल को कनेक्ट कर दिया। इसको अपोजिंग पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका EMF हमारे सेल के EMF यानी 1.1 वोल्ट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब यहाँ बच्चों देखो 3 केसेस आएंगे। अगर E एक्सटर्नल हमारा 1.1 वोल्ट से कम है, यानी अपोजिंग पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल से कम है, तब हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो नॉर्मली वर्क करेगा, नॉर्मली वर्क्स। ठीक है, नॉर्मली वर्क करने का मतलब जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और कॉपर से जिंक की तरफ करंट का फ्लो होगा। क्लियर है। और क्या होंगे, फॉलोइंग रिएक्शंस हो जाएंगी, Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu। ये रिएक्शंस यहाँ पर होने लगेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है,
तो सेकंड केस क्या हो गया कि हमारा जो अपोजिंग पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट हो जाएगा, तो जो वर्क है वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो काम है वो रुक जाएगा। यानी काम रुकने का मतलब नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट। जब इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो रुक जाएगा तो करंट तो रुक ही जाना है, साथ के साथ नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। और अगर हमारा जो अपोजिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी हमारा जो सेल का ईएमएफ था उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, तो अब क्या होगा कि जिंक और कॉपर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो रिवर्स हो जाएगा। यानी अब कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ, यानी उल्टा होने लगेगा सब काम। क्लियर है? और सेल रिएक्शंस भी क्या हो जाएंगी, हमारी अपोजिट हो जाएंगी। सेल रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। जैसे कॉपर का तो ऑक्सीडेशन होने लगेगा, Cu गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि जिंक का क्या होने लगेगा, रिडक्शन होने लगेगा। तो देखो ये रिवर्स हो गई हमारी सेल रिएक्शन, क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो इसलिए ही रिवर्सिबल सेल कहलाएगा। यानी हमने जो अभी डैनियल सेल पढ़ा है, ये डैनियल सेल एक रिवर्सिबल सेल क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते ही हमने क्या देखा कि हमारी सेल रिएक्शंस क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल सेल हो गए। साथ के साथ याद रखना कि जब ये रिवर्स हो गई सेल रिएक्शन तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि रिवर्सिबल सेल्स जो अभी मैंने पढ़ाया है, द रिवर्सिबल सेल्स कंसिस्ट ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, उनके अंदर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे कि ZnSO4। अब यहाँ पर Zn तो क्या हो गया, मेटल हो गया, और ZnSO4 के अंदर जो जिंक आयन है डेट इज मेटल आयन, तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसे ही CuSO4। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का, उसको देख लेते हैं। सेकंड टाइप इज गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि गैस इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में होती है गैस। जैसे कि मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, H पॉजिटिव रिवर्सिबल हाफ H2, तो आपको पता है H पॉजिटिव H2 में कब कन्वर्ट होगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H2 H पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा, जब रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर H2 तो हो गया गैस और H पॉजिटिव क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो गैस है वो इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में रहती है। आगे चल के बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, गैस इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? साथ में आप ये भी समझ सकते हो कि जब H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट होगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन हुआ, यानी कैथोड की रिएक्शन हुई, जबकि नीचे वाली जो रिएक्शन है वो एनोड की होगी, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर तीसरे टाइप के इलेक्ट्रोड को हम पढ़ लेते हैं। थर्ड टाइप का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो होता है मेटल इनसॉल्यूबल मेटल सॉल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है कि
एक मेटल होती है और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, जैसे ये तो हो गया मेटल और ये उसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, इनसॉल्युबल सॉल्ट। क्लियर है? तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ऐसे ही इसके अलावा एक और इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैलुमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैलुमल इलेक्ट्रोड भी मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का ही टाइप होता है। ठीक है, चलिए चौथे टाइप का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है कि जो प्लेटिनम वायर होता है, एक प्लेटिनम वायर होता है एंड प्लेटिनम वायर इज dipped in a solution containing iron in different oxidation state। ठीक है, एक प्लेटिनम का वायर होता है और वो वायर एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें आयन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आयरन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे SN2 पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव का सॉल्यूशन, और भी होते हैं सीरियम 3 पॉजिटिव और सीरियम 4 पॉजिटिव। ठीक है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है कि जब Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में, और अपोजिट रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप समझ सकते हो। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड में एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड और आता है, उसका नाम होता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोन, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेटिनम वायर होता है, प्लेटिनम वायर, इट इज डिप्ड in a solution that contains हाइड्रोक्विनोन, एक तो हाइड्रोक्विनोन होता है उसके अंदर, एंड क्विनोन इन इक्विमोलर अमाउंट। ठीक है, इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से कंपाउंड, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन। और इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज क्विनोन। ठीक है, ये क्विनोन होता है और 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोक्विनोन। दिस इज हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, ये जो है सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम पढ़ लें, ये तो रिवर्सिबल की बात हो गई। अब इसके अपोजिट एक और चीज़ भी तो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल सेल्स। क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल सेल्स। और ये इररिवर्सिबल सेल्स क्या होती हैं बच्चों, वो समझते हैं। ठीक है, जब किसी सेल रिएक्शन में, किसी भी सेल रिएक्शन में गैस रिलीज होती है, ठीक है, या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो इररिवर्सिबल होती है। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में अगर गैस रिलीज हो रही है या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो इररिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर हम बात कर लें कि ये हमारे पास जिंक रॉड है, ठीक है, और इसको मैंने H2SO4 सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब ये एक इररिवर्सिबल सेल है। अब क्यों इररिवर्सिबल सेल है, तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो होगी
Zn plus 2H पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। ठीक है, ये हो रही है। अच्छा, इसके अपोजिट एक और है, वो है हमारा कॉपर रॉड विच इज डिप्ड इन अगेन H2SO4 सॉल्यूशन। अब मान के चलिए कि मैं ये जो हमारा सेल था, ठीक है, इस सेल के चारों तरफ एक अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देता हूँ। ठीक है, और अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा के मैं सोचता हूँ कि क्या रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इफ ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल, ठीक है, तो सेल रिएक्शन डज नॉट रिवर्स। ठीक है ना, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जिंक रॉड डिप्ड इन H2SO4 सॉल्यूशन, कॉपर रॉड डिप्ड इन H2SO4 सॉल्यूशन, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, वो तो सब आप जानते हो, अंडरस्टूड है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अराउंड अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देता हूँ और उसका पोटेंशियल इस सेल के EMF से ज़्यादा कर देता हूँ। तो मैं ये चेक करूँगा क्या सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि Zn2 पॉजिटिव प्लस H2 गिव्स Zn प्लस 2H पॉजिटिव, ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय दूसरी रिएक्शन होने लगेगी, वो है Cu प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस H2। ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल रिएक्शन जो हो रही थी पहले, वो रिवर्स नहीं करी गई, रिवर्स नहीं हो पाई, उसकी बजाय एक दूसरी रिएक्शन होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम रिचार्ज नहीं कर सकते कभी भी।